जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स। किसके बारे में? फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर तीसरा। कितना? चैप्टर नंबर तीसरा। इसके पहले हमने चैप्टर 1 और 2 को डिटेल में कवर कर लिया था एकदम अच्छे तरीके से, और आज हम कवर अप करने वाले चैप्टर 3 के बारे में पूरा डिटेल में। और इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फार्मास्यूटिकल। ठीक है, यहाँ से करना पड़ेगा फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमें पास क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रिजर्वेटिव के बारे में पढ़ना पड़ेगा एकदम डिटेल में। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे हम आज थ्योरी प्लस एमसीक्यू, किससे? थ्योरी और प्लस में क्या करेंगे? एमसीक्यू को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, इतना चीज़ हम कंसीडर करने वाले हैं इसमें। अब मेरे भाई बहुत सारे कहेंगे सेकेंड ईयर का आप नहीं सिलेबस कवर कर रहे हैं। नहीं, अभी आपका क्या हो गया, एग्जाम हुआ है तो सेकेंड ईयर को आप थोड़ा सा रिवीजन जरूर किए होंगे। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर के बारे में थोड़ा सा क्या कर देंगे हम टच करके, देखिए पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। यदि आप डिटेल में जाएंगे तो आप फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में कम से कम क्या होगा 1 से 1.5 घंटे का वीडियो है, कम से कम 3-4 लेक्चर, तब डिटेल में उसका कवरअप होने वाला है। प्रिजर्वेटिव का भी कम से कम 1-1.5 घंटे का वीडियो है, तो ऐसे बहुत लेंदी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जिससे रिलेटेड एमसीक्यू बनेगा उसी को हम उस पॉइंट को टच करके आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे, जिससे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्या करेंगे हम शॉर्ट में सब कुछ डिटेल में ये कवर अप करने वाले। इससे रिलेटेड जितना भी मतलब इससे थ्योरी पहले हम करेंगे डिटेल में, और इससे भी रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू है सबको हम क्या करने वाले इसमें कवर अप करने वाले। और याद रखना, एग्जिट एग्जाम यदि आप कुछ भी लो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, मतलब लो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, तो यदि हमसे आप जुड़े हैं तो आप जब तक आपका एग्जिट एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक भाई आपका साथ रहेगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और यदि मान लेते एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए, यदि मान लेते जितना भी सिलेबस चाहिए, सिलेबस का जितना भी पोर्शन चाहिए, तो उसका क्या करेंगे थ्योरी क्या कर देते हैं, थ्योरी और प्लस में एमसीक्यू क्या कर देंगे आपको पीडीएफ के जरिए आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टोटल प्राइस देखी जाए तो क्या हो जाएगा 499 रुपीज़ होगी इसकी। उसमें क्या करेंगे थ्योरी प्लस में एमसीक्यू। थ्योरी क्या रहेंगे, जिस चैप्टर की थ्योरी रहेगी उसी चैप्टर से अटैचमेंट आपको क्या कर दिया जाएगा, ठीक है, एमसीक्यू दे दिया जाएगा। मान लेते केवल आप थ्योरी भी चाहते हो वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में आपके व्हाट्सएप नंबर पर। तो ये जनरल चीज़ें हम मेन मुद्दे पर अपना चलते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बारे में फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है इसके बारे में हम क्या कर देते हैं पहले समझते हैं। ठीक है, अब सुनिए, एड्स बीमारी वाली एड्स नहीं, वो एड्स अलग होती है, वो फुल फॉर्म के रूप में लिखी जाती है। उसे एक्चुअल में ऐसी लिखा जाए तो तुम्हारे पास AD यानी AIDS ऐसे लिखना पड़ता, मगर यहाँ पर लिखा फार्मास्यूटिकल एड मतलब किसी चीज़ को जोड़ देना किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंतर्गत। अब ये होता क्या है, इससे पहले अब सुनिए, यदि आप ट्रेनिंग के दौरान होंगे तो टेलमिसार्टन यानी एम्लोडिपिन वगैरह का टैबलेट देखे होंगे, तो एक्चुअल में उसे लिखा रहता तुम्हारे पास 0.25 mg, कितना 0.25 mg, 0. कितना दे रखेंगे 5, ठीक है 50 mg, या तुम्हारे पास 1 mg का टैबलेट यदि आप देखेंगे किसी टैबलेट का, या मान लेते 200 mg या 300 mg, 5 यानी 40 mg, 20 mg। तो ये बताओ mg, अब तुम इस पे आओ, अब बताओ mg मतलब क्या होता है, मिलीग्राम, मतलब इतना छोटा है। इतना छोटा तो चलने वाला नहीं भाई, इसमें कोई ना कोई चीज़ क्या ऐड यानी कोई भी चीज़ ना कोई चीज़ मिला के क्या कर दी, इसकी साइज को क्या कर देते हैं थोड़ा सा इंक्रीज करा देते हैं। जैसे मान लेते ये तुम्हारे पास 0.45 यानी 0.25 कोई एक मेडिसिन है, मेडिसिन में क्या कर देते कोई भी चीज़ हम क्या कर देते ऐड कर देते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐड कर दे, इसकी साइज को क्या कर देते हैं, इसकी साइज को हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं इंक्रीज करा देते हैं। जब साइज को इंक्रीज कराने के लिए जिस सब्सटेंस का प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल ऐड बोलते हैं। अब इसकी साइज इंक्रीज कर जाएगी, आराम से इंटेक कर लेगा कोई भी पेशेंट अपने शरीर के अंदर। ठीक है, तब इसमें लिखा क्या, आप सुनिए, देखो लिखा फार्मास्यूटिकल एड्स आर, ठीक, एज द सब्सटेंस विच हैव द नो आर लिटिल फार्मास्यूटिकल इफेक्ट। मतलब इसका एक्चुअली में देखा जाए, अब देखिए याद रखना ये क्या कह दिया, जो फार्मास्यूटिकल एड मिलाया गया है तो 0.25 जो तुम्हारे पास क्या होगा कोई मेडिसिन की केमिकल उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेज नहीं करेगा।
ठीक है। और ये जो मिलाया गया इसका नो अथवा लिटिल मतलब बहुत लेस अमाउंट में क्या करेगी, थेरेपेटिक यूज रहेगी। तो लिखा नो और लिटिल फार्मास्यूटिकल इफेक्ट, मतलब जो भी चीज़ उसमें मिलाई जा रही है उसके केमिकल पे 0% भी इफेक्ट नहीं करने वाली है। बट आर द इसेंशियल टू बी यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज, ठीक है। मगर ये जरूरी होता किसी भी फार्मास्यूटिकल डोजेज को मैनेज करने के लिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल। आशा करते हैं आप फार्मास्यूटिकल आप एड्स के बारे में आप थोड़ा सा नॉलेज रख लिए होंगे, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। किसी भी फार्मास्यूटिकल की प्रॉपर्टी की यानी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, पहला नॉन रिएक्टिव और इनर्ट होना चाहिए। नॉन रिएक्टिव मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप ये भी केमिकल लिए हैं, केमिकल ले लिए हैं, अब इस केमिकल का देखा जाए तो जो भी चीज़ यदि मिलाया गया है तो ये तुम्हारे पास लिखा नो रिएक्शन, मतलब ये दवा के साथ रिएक्शन करके इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करना चाहिए। इनर्ट मतलब क्या होता है, उदासीन, मतलब इसके साथ रिएक्ट करके इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करना चाहिए। तो यही लिखा तुम्हारे पास नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। केमिकल स्टेबिलिटी मतलब केमिकल स्टेबल होना चाहिए, मान लेते तो उसके साथ रिएक्शन नहीं करते, ये तो सही है, केमिकल को भी मेंटेन करना इन्हीं का काम है। नॉन टॉक्सिक मतलब जहरीला भी नहीं होना चाहिए, मान लेते कि उस केमिकल के साथ रिएक्ट करेगा और कोई टॉक्सिक सब्सटेंस मिला दिया, मान लेते कोई अब टेलमिसार्टन बीपी की दवा, नींद की दवा खाएं, नींदिया में चले गए, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। एक्सेप्टेबल मतलब कोई भी पर्सन आराम से क्या कर सकते, एक्सेप्ट कर सकते। लेस इकोनॉमिकल होना चाहिए, लेस इकोनॉमिक मतलब पैसा में उससे कम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम, ठीक है, मान लेते हैं हम पीसीएम बना रहे हैं यानी पैरासीटामॉल बना रहे हैं, 500 mg का बना रहे हैं, ठीक है। 500 mg इसका जो केमिकल खरीद के ला रहे हैं 500 mg का, मान लेते हैं हमें कितने रुपए का पड़ता है, 1 रुपये का पड़ता है, ठीक। अब मान लेते हैं फार्मास्यूटिकल ऐड इसमें मिलाने के लिए हमने 2 रुपये का क्या कर दिया, फार्मास्यूटिकल ऐड खरीद लिया, तो ये टोटल प्राइस कितनी हो गई, 3 रुपये की। अब इसे मैन्युफैक्चर करने में भी कुछ पैसा लगेगा क्योंकि कंपनी खोलने भैया, तो मान लेते 5 रुपये पड़ गए, मगर हमें पैरासीटामॉल कितना 1 से लेकर 2 रुपये में मिलता है, ठीक है। तो ये बताओ इकोनॉमी क्या होनी चाहिए, लेस होना चाहिए, मतलब अठन्नी के पैसा होना चाहिए, ठीक। तो लेस इकोनॉमी होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ से बता दी गई इसके बारे में, ठीक। अब बोल रहे हैं बार बार मिलाइए मिलाइए मिलाइए, ये कैसे मिलाया जाएगा। तो इसके लिए तुम्हारे पास 2 वर्ड आता है, सोल्यूशन और सोल्यूशन। देखो यहाँ पर क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, सुनिए, यहाँ पर क्या होता है, सोल्यूशन इक्वल टू में लिखा रहता है तुम्हारे पास सॉल्यूट, यहाँ पहले क्या लेते हैं, ठीक है, चलो सॉल्यूट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से सॉल्वेंट शुरू, यहाँ पर पहले लिख देते हैं सॉल्वेंट और प्लस में तुम्हारे पास क्या लिख देते हैं, सॉल्यूट लिख देते हैं। ये 2 चीज़ किसी भी सोल्यूशन में होना कंपलसरी है, ठीक है। अब क्या लिखें, 1 गिलास हमने क्या कर दिया, यहाँ से सिंपली क्या कर दिया, मान लेते वाटर ले लिए, तो ये जो तुम्हारे पास क्या लिया, जल ले लिया गया है, जल ही जीवन है। जल जो लिया गया है इसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। और इसमें मान लेते हैं हम क्या घोल रहे हैं, नमक अथवा, ठीक है, नमक अथवा शुगर, ठीक है, शुगर मतलब चीनी हो जाएगी, ठीक है, शुगर बीमारी ना समझा बाबू, ठीक है। तो इसमें हम बताओ क्या करें, नमक को जो घोल रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। अब देखो क्या होता है, सुनिए ध्यान से, किसी भी सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है और किसी भी सॉल्यूट को घोलने की क्षमता रखता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक। और क्या होता है, सॉल्यूट किसे सर जी बोलत है, यानी ऐसी किसी भी सॉल्यूशन में किसी जिसकी अमाउंट क्या होती, कम होती, जिसकी अमाउंट कम होती और किसी भी सॉल्वेंट में इजीली घुल जाता तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। तो यही चीज़ तुम्हारे पास लिया गया है यहाँ से, ठीक है। इसे यानी सॉल्यूट को यानी सॉल्वेंट को देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट में जल भी ले सकते हैं, एल्कोहल भी ले सकते हैं, मेथेनॉल भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक भी, सहविलायक भी आप बोल सकते हैं, हिंदी में बोला जाता है। तो ठीक, अब आते हैं किस पे, यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर देखा जाए तो हमने क्या कर दिया जाएगा, इसे कितने में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन के आधार पर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ठीक, ओरिजिन के आधार पर देखा जाए तो तुम्हें यहाँ से एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स, सिंथेटिक सोर्स और यानी प्लांट सोर्स पे आता है। 3 इकट्ठे यानी 4 में कैटेगराइज किया गया। एनिमल सोर्स मतलब क्या, जो एनिमल से प्राप्त किया जाता है, मिनरल सोर्स जो धरती से प्राप्त किया जाता है, सिंथेटिक सोर्स जो हमारी लैब में बनाया जाता है, प्लांट सोर्स जो हम क्या करते हैं, सीधे प्लांट से एब्टन कर लेते हैं। एनिमल सोर्स में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, लैक्टोज आ जाएगा, जिलेटिन आ जाएगी, वीज वैक्स आ जाएगा, हनी आ जाएगा, स्टेरिक एसिड, ये सारी चीज़ें आती। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जिलेटिन होता है, लैक्टोज होता है, वी वैक्स प्रयोग किया जाता है आपके पोर्शन में, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। अब
ठीक है। मिनरल सोर्स मतलब जो हमारे क्या होता है, मिनरल से प्राप्त होते हैं। जैसे तुम्हारे पास कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, मतलब धरती से प्राप्त किए थे। सिलिका भी तुम्हारे पास इसी पे होता है। टाल्क ये भी होता है। पैराफिन ये भी आपका मिनरल सोर्स होता है। कैलामाइन ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिनरल सोर्स के अंतर्गत आती हैं। सिंथेटिक सोर्स में तुम्हारे पास क्या आते हैं, बोरिक एसिड आते हैं, सेचेरिन आते हैं, और क्या देते हैं, पोविडेन आते हैं। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये ठीक है, इसमें से 4 मान लेते, इसमें से कोई 4 उठा कर दे देगा, कहेगा एनिमल सोर्स का कौन सा फार्मास्यूटिकल ऐड है। तो आपको प्लीज़ याद रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। मान लेते इसमें यदि छूटा तो हम क्वेश्चन में कंसीडर कर लेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक। अब आते हैं किस पे, यहाँ नेक्स्ट पे आते हैं, यानी बेस ऑन द डोजेज फॉर्म। और क्लासिफिकेशन किया गया बेस ऑन डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म के आधार पर इसे क्लासिफिकेशन किया गया। उसमें सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म और गैस के फॉर्म में हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ रखा गया है। अब सुनिए, सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपको टैबलेट बनाना है, तो टैबलेट देखा जाए तो एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है। कैप्सूल एक देखा जाए तो सॉलिड डोजेज फॉर्म है। ये हो गया इनके बारे में। अब कहेगा टैबलेट इज डैश डैश दे देगा, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, गैसेज फॉर्म। तो आप किस पे टिक मारेंगे, सॉलिड डोजेज फॉर्म पे आप टिक मारेंगे यहाँ से, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब लिक्विड डोजेज फॉर्म में तुम्हारे पास सोल्यूशन आते हैं, सिरप, ये बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जो सस्पेंशन वगैरह भी इस पर ठोंक सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म मतलब क्या होता है, ना तो वो सॉलिड रहेंगे ना तो लिक्विड रहेंगे, बीच के रहेंगे। जैसे कुछ आदमी नहीं होते हैं आपके क्लास में, ऐसा कौन सा बंदा होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे देखिए वो होते हैं, ठीक, मतलब जैसे मान लेते हैं आपके ठीक टोटल 60 लड़के हैं, 60 लड़के हैं, लड़कों का अलग ग्रुप है, मगर कुछ लड़के ऐसे रहते हैं लड़कियों में जाकर बतियाएंगे और उसी से करेंगे। अब उनका नाम क्या करेंगे भैया, आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। हम जब रहते थे तो ऐसे 2-4 लड़के हमारे क्लास में भी रहते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, मतलब ये लड़कों का ग्रुप है तो यहाँ बतियाना चाहिए, वो 1-2 लड़के रहेंगे जाकर लड़कियों से बतियाएंगे। अजब लीला है भैया, ठीक है। अब उसी तरह से क्या होते हैं, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, ना तो लिक्विड होते हैं ना तो सॉलिड होते हैं, बीच के आते हैं, उसे सेमी सॉलिड वजह से। अंटमेंट हो गया, पेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें। अब भैया एक चीज़ आप लिख के दिखावा, गैस का, ठीक है। गैसेड डोजेज फॉर्म में तुम्हारे पास कौन सा प्रयोग किया जाता है, इसका बताओ, ठीक है। अब ये मोस्टली अस्थमा जो पेशेंट होने उनमें किया जाता है। अब ये कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उसका नाम देख के दिखाइए, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब क्या होता है, बेस ऑन द फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब देखने, ऊपर से दिखावा, चखने पे पता चले, ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो इसमें कलरिंग एजेंट आता है, फ्लेवरिंग एजेंट आता है, स्वीटनिंग एजेंट। कलरिंग मतलब कोई दवा है, दवा को हम कलर कर दें। जैसे अभी मान लेते कलर उसका नहीं लगे, मान लेते कोई आप सिरप लिए, एकदम से गोबरावा कलर रहे तो पीएनएम का उल्टी आ जाए, है कि नहीं। अब कलर रहे पिंक कलर, बहुत अरे मर्दी बहुत ही तो पिंक कलर बा, और उसमें फ्लेवर मिला दे, कौन, वेनिला फ्लेवर तो आप जानते होंगे, ठीक है। यानी वही चीज़ मिला दिया जाए, दोनों ऐड कर दिया जाए, उसके साथ मिठाई ऐड किया जाए, अब तेरी के मार देंगे सिरप की ऐसी तैसी, 2 दिन में ख़त्म, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, उसकी फिजियोलॉजी देख कर हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। कलरिंग एजेंट मतलब कोई दवा को कलर करना है, कलरिंग देना, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, इसका प्रयोग करते हैं। कैरोटीन ये भी आता है, इसका एनिलीन आता है, ये सब तुम्हारे पास कलरिंग एजेंट के अंतर्गत आता है। जो सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, कैरेटीन और टाइटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है कलर देने में। अब क्या पे आते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट पे तुम्हारे पास आ जाते हैं क्लोव आते हैं, वेनिला, लेमन आ जाते हैं, वेनिला, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और इसमें बेंजल डिहाइड भी प्रयोग किया जाता है ज़्यादा अमाउंट में। ये सब फ्लेवर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा, वो आप कमेंट में, दूसरा फ्लेवर वाला नहीं जी, ठीक है, दवा वाला, ठीक है। ये सारी चीज़ें। स्वीटनिंग एजेंट में तुम्हें क्या कर देना है, स्वीटनिंग मतलब मीठापन के लिए, में सॉर्बिटाल हो गया, मैनिटाल हो गया, लेसिटोन हो गया, सेचेरिन हो गया, एस्पार्टेम हो गया, ये सब तुम्हारे पास एग्जाम्पल है किसके बारे में, यानी स्वीटनिंग एजेंट। और इस पे क्वेश्चन पूछा गया, अभी बाद में अभी देखेंगे इजीली। और इसे टाल्क वाले पे जो भी पढ़े ऊपर, वो भी इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, एनिमल मिनरल सोर्स का है कि नहीं, ठीक है। तो इतना चीज़ें हो गई इनके बारे में। तो हमने क्या कर दिया, फार्मास्यूटिकल ऐड को कंफर्म किया। अब हम आते हैं प्रिजर्वेटिव पे। प्रिजर्वेटिव का होता है, इसके बारे में सुना, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे मस्त वाला। सुनिए प्रिजर्वेटिव क्या होता है, इसके प्रिजर्वेटिव पढ़ने से पहले क्या कर देते हैं, अपने घर पे चलते हैं, ठीक है। अपने घर पे तो आप हैं, कहेंगे बदमाशी करता हुआ गुरुजी। देखिए आप हमारे घर पे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अचार बनाया गया, अचार को एक डिब्बा में बढ़िया से पैक करके रख दिया गया। मान लेते हैं ये आम का अचार, आम का अचार, आम का अचार, आम का अचार, और इसमें देखेंगे लार्ज अमाउंट में तेल और नमक मिला दिया जाता भर भर के।
तो ये बताओ नमक क्या कर देता है, इस अचार को लंबे समय तक बनाए रखने का काम करता है। तो ये अचार के लिए प्रिजर्वेटिव कौन है, नमक है। सही है सर जी, 150%। अब बताओ मान लेते हैं नमक की, ठीक है, नमक क्या होता है, लार्ज अमाउंट में मिला दिया, मान लेते कोई बैक्टीरिया चुप्पे से घुस गया, अल्लाह भैया आप तो अचार खाए मिली, यहाँ घुसले, नमक का होती है, नमक की ऐसी प्रॉपर्टी होती है ऑलरेडी तुम्हारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उससे सोल्यूशन को हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। अब आईने और नमक में क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है कहीं से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये मान लेते बैक्टीरिया हो गया, इसके ऊपर मान लेते, ठीक है, ये हो गया, और ये नमक में गिर गई ना, ठीक है, यानी यहाँ पर गिर गए, तो ये क्या करेगा, नमक की ऐसी प्रॉपर्टी, इनके अंदर से पानी बाहर, पानी बाहर, पानी बाहर, पानी बाहर, पानी बाहर, अपने को क्या, अपने को तो केवल पानी निकालना है, ठीक है, पानी निकाल ली, बहरे निकल जाए, अब बैक्टीरिया मर जाए, कहीं अरे अरे बड़ी दिक्कत होगा, नमक डाल लेवाना है, ठीक है। तो मतलब कोई भी बैक्टीरिया इसमें आएगी तो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो मतलब इसे प्रिजर्व करने के लिए हमने क्या किसका प्रयोग किया, नमक का। ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गई। मान लेते हैं आपके घर में क्या बन गया, गांव में देखेंगे रसगुल्ला बनता है, तो रसगुल्ला को क्या करते, जैसे चाशनी, जिसे नॉर्मल भाषा में हम गांव में सीड़ा बोलते हैं, ठीक है, सीड़ा में बोर के रख दिया जाता है। अभी कोई भी बैक्टीरिया यहाँ पर जल्दी ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो रसगुल्ला को प्रिजर्व करने के लिए हमने शुगर का क्या बनाया, चाशनी बना दिया, शुगर की मात्रा उसमें ज़्यादा कर दिया, ये हो गया। तो इसे भी प्रिजर्व कर, रसगुल्ला को प्रिजर्व करने के लिए चाशनी बना दिए गए। ये बताओ प्रिजर्वेटिव, तो दवा को प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय चलाए रखने के लिए कोई ना कोई चीज़ प्रयोग किया जाता है कि नहीं। अब समझते हैं प्रिजर्वेटिव क्या होता है, अब समझते हैं। लिखा है ए प्रिजर्वेटिव या नेचुरल हो सकता है, सिंथेटिक सब्सटेंस दैट इज एडेड इन द प्रोडक्ट लाइक फूड, फार्मास्यूटिकल, ठीक है, फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल सैंपल टू अवॉइड द डीकम्पोजिशन बाय द माइक्रोबियल ग्रोथ एंड अनवांटेड केमिकल चेंजेस, इसी को हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, प्रिजर्वेटिव नेचुरल होता है, सिंथेटिक ऐसा एक पदार्थ होता है जो किसी फूड आइटम में क्या कर दिया था, मिलाया जाता है। कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो तो उसमें मिलाया जाता है, कोई बायोलॉजिकल सैंपल हो उससे मिलाया जाता है। क्यों, क्योंकि बताओ अवॉइड किया जाता है जिसे डीकम्पोजिशन, सड़ाने से बचाने के लिए। अब सड़ाएगा कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भैया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसे ये स्टॉप कर देगा। अनवांटेड केमिकल चेंजेस भी उसके अंतर्गत नहीं होगा। इसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। आशा करते हैं आपको प्रिजर्वेटिव समझ में मस्त तरीके से आया होगा। अब इसका भी भैया क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन यहाँ से, अब यहाँ से सुनिए, देखो अब क्लासिफिकेशन जब आप देखिए, ये शॉर्ट में देखेंगे, अब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तो तुम्हारे प्रिजर्वेटिव को एक ये वीडियो रहेगा आधा 1 घंटे का, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजर्वेटिव नेचुरल तुम्हारा आर्टिफिशियल, इस पर भी एक वीडियो रहेगा। मगर हमें माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी को देखना है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कोई भी प्रिजर्वेटिव कैसे वो वर्क करता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसके आधार पर देखा जाए तो प्रिजर्वेटिव को 3 में कैटेगराइज किया गया, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल और चिलेटिंग एजेंट। मतलब एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, चिलेटिंग एजेंट होता है। ये सब सारे आपके एजेंट हो गए जो क्या कर देते हैं, काम करते। अब इसमें ये नहीं कहेगा कि भैया कितने एजेंट है, नहीं तो कहेगा प्रिजर्वेटिव डिफिनेशन लिखिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा। पूछेगा ये कौन सा प्रिजर्वेटिव है। तो एंटीऑक्सीडेंट में तुम्हारे पास कौन आते हैं, विटामिन ई, विटामिन ई तुम्हारे पास होता है, ये प्रिजर्वेटिव के तौर पर प्रयोग किया जाता है। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में यहाँ लिख के दिखाइए दूसरा क्वेश्चन, विटामिन ई और विटामिन सी का केमिकल नेम आपको क्या कर देना, इन दोनों का दिखाना। और यदि आप यहाँ ज़रा याद रखिए, यदि आप पोज करके जितना भी बोल रहे हैं आप लिखेंगे ना, तो अभी MCQ क्या करेंगे आप इजीली क्या करेंगे, इससे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो विटामिन ए तुम्हारे पास एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब एंटीऑक्सीडेंट होता क्या, देखिए एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास क्या होता है, एंटी मतलब अगेंस्ट ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए जिस सब्सटेंस का प्रयोग किया जाता है उसे एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। देखो सिंपल सा क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, एक डिब्बा हो गया, डिब्बे के अंदर कोई फूड आइटम रख दिया गया, ऑक्सीजन घुसेगा तो ये क्या करेगा, इसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं, गाँव में मेहरा गई लो भुजवे, ये नमकीनी है, तो ये क्या कर देते, एंटीऑक्सीडेंट इसलिए मिलाया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक एंटीऑक्सीडेंट मिला दिए, एंटीऑक्सीडेंट AO के नाम से नाम देते थे, ठीक। एंटीऑक्सीडेंट हमने मिला दिया, मान लेते ऑक्सीजन घुसेगा तो ऑक्सीजन को तुरंत पकड़ के, हे ऑक्सीजन तू कहाँ होता मर दे, बाहर जाइबा, तो इसे बचाएगा। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए जिस सब्सटेंस का प्रयोग किया जाता है उसी को हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। विटामिन ई, विटामिन सी और क्या होता है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिक टोलुइन, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिक टोलुइन, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिक एनिसॉल, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और एक फूड प्रिजर्वेटिव में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ब्यूटाइलेट, ये
ब्यूटाइलेट होता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, फूड आइटम में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक, और नेक्स्ट पे आते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके अगेंस्ट जो एजेंट काम करता है उसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोलते हैं। इसमें तुम्हारे पास आते हैं एग्जाम्पल, बेंजोएट आते हैं, सोडियम बेंजोएट आते हैं, सॉर्बेट आते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हो गए इनके बारे में। ये हो गया यहाँ से। चिलीटिंग एजेंट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, ईडीटी आते हैं। अब यहाँ भी आप ईडीटीए का फुल नेम आप लिख के कमेंट बॉक्स में दिखाइए। ईडीटी आते हैं चिलीटिंग एजेंट में, सिट्रिक एसिड इस चिलीटिंग एजेंट में, पॉलीफॉस्फेट ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो इतना हो गया तुम्हारे पास प्रिजर्वेटिव ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। अब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के आधार पर देखा जाए तो प्रिजर्वेटिव को कैटेगराइज किया गया दो में, एक नेचुरल सोर्स होता है, एक आर्टिफिशियल या सिंथेटिक सोर्स भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे सोर्सेज जो हमारे प्राप्त किए जाते हैं, सीधे प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं और हम यूज कर देते हैं, चाहे प्लांट से चाहे एनिमल से, मतलब नेचुरली वो प्राप्त किए जाते हैं। हो भाई माछी आ गई लो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरली बोलेंगे। जैसे तुम्हारे पास नीम ऑयल हो गया, ठीक है, नीम ऑयल जैसे मान लीजिए आपको फोड़ा उड़ा हुआ है तो कहते हैं ठीक फुंसी उनसी हुई तो कहते हैं नीमी पत्ता खौलाक ना हवा मर दे कौन ना एकदम फिटी आ जाइए, ठीक है। गांव में होता है इसी से नहवाते हैं, ठीक है, और कभी कभी होता है इसी से क्या कर देते उसके पत्ते से, यानी वहाँ पर पीस के रख देते हैं तब भी ठीक हो जाता है। मतलब अपने गाँव के आदमी एक अलग लेवल के हैं, ठीक है। ठीक, गांव में जाएंगे कहेंगे बुखार है मर्द चिरैता 2 दिन पिया फिटिया जाएगा, मतलब वो सही है, एक्चुअल में सही है, क्योंकि उनको ठीक है उनको नहीं पता है कि इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, मगर ये पता कि अच्छा इसका मेडिसिन ये है, क्योंकि अपने यहाँ पहले आयुर्वेदा ही चलता था जो इंडिया में, ठीक, बहुत दूर दूर से मतलब दूसरी कंट्री से लोग आते थे सीखने, ठीक है। तो ये नीम ऑयल हो गया, लेमन हो गया, हनी हो गया, वी वैक्स हो गया, साल्ट हो गया, ये सब तुम्हारे पास नेचुरल के अंतर्गत आते हैं। अभी साल्ट में तुम्हारे पास एग्जांपल बताएं अचार वाला, ये प्रिजर्वेटिव के तौर पर प्रयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल में देखा जाए तो बेंजोएट हो गया, नाइट्रेट हो गया, और तुम्हारे पास प्रोपीनेट हो गया, एल्कोहल हो गया, इतने तुम्हारे पास एग्जाम्पल हो। अब एल्कोहल में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, एक मेथेनॉल होता है, क्या होता है, क्या बोल दिए, मेथेनॉल होता है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। मेथेनॉल, एथेनॉल ये सब प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एज ए प्रिजर्वेटिव में प्रयोग किया जाता है। तो इतना हो गए हमारे शॉर्ट में थ्योरी, प्रिजर्वेटिव तथा फार्मास्यूटिकल ऐड, मतलब थर्ड जो चैप्टर था हमने पूरा डिटेल में कवर अप कर लिया इनके बारे में। अब इसका एमसीक्यू वाले पोर्शन को हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं, जिससे इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है उसे हम कवर अप करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा एमसीक्यू पोर्शन, ठीक है। तो इसमें पहला हमसे क्वेश्चन दे रखा है, इसका एमसीक्यू पहले दे रखा है, विच आर द फॉलोइंग इज ए नॉट, सर याद रखना ये नॉट वगैरह बहुत याद रखना, ठीक है, नॉट ए सोर्स ऑफ मिनरल। क्योंकि हम देखिए क्या होते हैं जब से 9th 10th 11th 12th हमने कोचिंग ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो उसमें मान लेते हैं हमने नॉट वर्ड लगा दिया और कोई एमसीक्यू दे दिया, तो लोगों को लगता है नॉट वर्ड सही से वो कंसीडर पढ़ते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं, हमें भी लगता है, कभी कभी हम भी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं नॉट वर्ड में। तो तुम्हारे पास नॉट ए सोर्स ऑफ मिनरल मतलब इसमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो मिनरल सोर्स के अंतर्गत नहीं है। तब देखिए ये सेम टू सेम एमसीक्यू से आ गया। अभी कोलिन पढ़े हैं मिनरल के अंतर्गत, टाक पढ़े हैं मिनरल के अंदर, सिलिका पढ़े हैं मिनरल के अंदर, मतलब ये लैक्टिक एसिड होता है जो तुम्हारे पास एनिमल सोर्स के अंतर्गत से आता है। तो ये सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 100% यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा विच आर द फॉलोइंग आर ए नॉट ए प्लास्टिशियर, मतलब क्या दे रखा, प्लास्टियर का तुम्हारे पास इसमें एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल नहीं है। पहला दे रखा टेरी एसिटिन, ये तुम्हारे पास है, कॉर्न प्रोटीन जैन यही तुम्हारे पास नहीं है। दूसरा दे रखा कस्टर ऑयल और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, तो ये वाला तुम्हारे पास पोर्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। थर्ड नंबर पोर्शन पे आते हैं, ठीक, थर्ड नंबर पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज ए कोसॉल्वेंट। कोसॉल्वेंट मतलब सहायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान तो कोई लिक्विड है तो उसमें कोई ऐसा तुम्हारे पास प्रिजर्वेटिव अथवा तुम्हारे पास कोई फार्मास्यूटिकल ऐड प्रयोग करेंगे या प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे उसे डिजॉल्व करने के लिए, तो उसमें क्या दे रखा, एथेनॉल दे रखा, वाटर दे रखा, वाटर करेंगे तो माइक्रोबियल ग्रोथ तेज हो जाएगा। एल्कोहल भी नहीं किया जाता, सिरप भी, ठीक है, यानी तुम्हारे पास एल्कोहल तब किया जाता है जैसे तुम्हारे पास कुछ सिरप हो गए जैसे खांसी वगैरह तब, ठीक है, मगर उसमें एथेनॉल सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, एथेनॉल। तो एक्चुअल में इसे एल्कोहल नहीं देना चाहिए था, एक का देना चाहिए था, ठीक है। एथेनॉल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। फोर्थ नंबर दे रखा है, फोर्थ नंबर क्या दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कलर कॉस्मेटिक, मतलब ऐसा कौन सा कलरिंग एजेंट प्रयोग किया जाता है
कलरिंग कॉस्मेटिक लोशन अदर प्रिपरेशन ऑफ द एक्सटर्नल यूज, मतलब कोई एक्सटर्नल जैसे क्रीम बना लिए और कोई चीज़ बना लिए, लोशन बना लिए, ऑइंटमेंट बना लिए, तो उसके प्रयोग के लिए हम किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसमें मिनरल कलर का प्रयोग किया जाता है, मिनरल कलर का, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया और तुम्हारे पास सिंथेटिक हो गया, तो मिनरल कलर का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये फोर्थ का ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने इस पे, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं। फिफ्थ नंबर का रखा केमिकल प्रिजर्व फाउंड इन द बटर, ठीक है, बटर हो जाएगा। और तुम्हारे पास क्या दे रखा है यहाँ से, यानी तुम्हारे पास वेजिटेबल ऑयल हो जाएगा। अभी क्या बोले, फूड आइटम को प्रिजर्व करने के लिए हमने क्या बोला था, ब्यूटाइलेट होता है। क्या होता है, ब्यूटाइलेट, सेम टू सेम ये बताए थे। इसीलिए हम बोले कि हम जितना भी पोर्शन देखिए, हम ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखते, हम कहेंगे थ्योरी पढ़ाने के लिए 2 घंटा, तो नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसमें ब्यूटाइलेट हो गया, ब्यूटाइलेट इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से मार दिया। देखिए हम केवल एमसीक्यू वगैरह करा सकते नहीं, देखिए हमने क्या कर दिया, देखो मान लेते केवल एमसीक्यू कराएं, अब मान लेते हमने 20 एमसीक्यू करा दिया एक चैप्टर का, मान लेते आपका क्या हो गया 8-10 क्वेश्चन सही हो गया, मगर आपका डीमोटिवेट होंगे, यार क्वेश्चन समझ में नहीं, एग्जिट एग्जाम हमारा निकलेगा नहीं, ठीक है। मगर डीमोटिवेट जिंदगी में कभी भी नहीं होना। हमें क्या करना भाई, 20-25 टी पॉइंट बना दिए, उसी से रिलेटेड, मतलब एक माइंड में क्या कर टच करके ओपन कर रहे हैं, आपके जितने भी सोर्स हैं ओपन कर दिए, आप इजीली क्या कर सकते हो, उस एमसीक्यू को धड़ल्ले कर सकते हैं। तो वही चीज़ तुम्हारे पास ब्यूटाइल तुम्हारे पास इज द करेक्ट ऑप्शन। फिनिश 6 नंबर दे रखा है, ठीक है। 6 नंबर पे आते हैं यहाँ से, ठीक है। 6 नंबर पे आते कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ द नॉन न्यूट्रिएंट स्वीटनर, यानी स्वीटनर की तरह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी वो भी नॉन न्यूट्रिशनल स्वीटनर, वो भी इसका एक एग्जाम्पल नहीं है, याद रखना नहीं है, ठीक है। तो किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, लिखा है एलिटम, ये तुम्हारे पास प्रयोग किया जाता है। सेचरिन भी तुम्हारे पास प्रयोग किया जाता है। सॉर्बिटाल, यानी तुम्हारे पास सॉर्बिटाल में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास प्रयोग हो जाएंगे इसके बारे में, ठीक है। और क्या दे रखा भैया, 7th नंबर पे आवत है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज सोर्स ऑफ द विटामिन ई। अब भी बोले भाई विटामिन ई का केमिकल नाम आप लिख के दिखाएं, जितने लोग लिखे होंगे जितने लोग का मजा है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास यानी सोर्स ऑफ विटामिन बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, यानी अल्फा टोकोफेरॉल हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। तो टोकोफेरॉल इज द करेक्ट ऑप्शन, ये वाला इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भैया, यहाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 8th नंबर, लिखा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट आर द डेरिवेटिव ऑफ, ये किसका डेरिवेटिव है। एक्चुअल में देखा जाए बेंजोइक एसिड या तुम्हारे पास यानी कार्बोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड। तो ये तुम्हारे पास किसका है, बेंजोइक एसिड, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 9th नंबर में क्या पूछ दिया, 9th नंबर का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज इन द लग्जेटिव, ठीक है, लग्जेटिव रिलीफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ऐसी दवा, ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसी चीज़ है जो कब्ज में प्रयोग की जाती है, कब्ज को सही करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो उसमें किसको बताना है, सेचिरिन का, सॉर्बिटाल का या स्पार्टम का या तुम्हारे पास सेचिरिन का। तो ये देखा जाए तो लग्जेटिव के तौर पर किया जाता है सॉर्बिटाल तुम्हारे पास प्रयोग किया जाता है इसके बारे में, तो इस पे मार दिए, ठीक है। 10th नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, लिखा द सब्सटेंस दैट आर द एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, ठीक है। अब सुनिए, देखो हमारे पास क्या बोल दिए, ऐसे बैक्टीरिया देखो, एक तुम्हारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम निगेटिव। अब स्टेनिंग से इन्हें पता चलता है, जो बैक्टीरिया स्टेनिंग लेते हैं, मान लेते हैं कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जब स्टेनिंग की जाती है, जो बैक्टीरिया स्टेनिंग को लेती है उसे ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, जो स्टेनिंग को नहीं लेती उसे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक्टिव एजेंट्स किसके अगेंस्ट होते। अब बताओ, ये माइक्रो यानी बैक्टीरिया देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसके लिए हम एंटी माइक्रोबियल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल चिलेटिंग या एंटीऑक्सीडेंट, ये ऑक्सीडेशन को प्रोसेस को रोकने के लिए किया जाता है, ये चिलेटिंग एजेंट, तो ये तो अलग था ईडीटी वगैरह, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। तो इससे हमने क्या कर दिया, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को इसमें कंसीडर किया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।